A very good morning to everyone. The editorial that we are going to discuss today is related to India's move, and this move is on restriction of export of wheat to the world. Now, this decision of India has made the whole world surprised because many of the countries are totally dependent on India for the wheat. Especially the countries, G7 countries came forward and started criticizing India for this kind of move. Finally, when India received criticism from different countries, it decided to allow that very export that was pre-planned और pre-registered. यानी भारत को जब आलोचना का सामना करना पड़ा अपने इस कदम के लिए, क्योंकि भारत 13 तारीख को ऐसा डिसीजन लिया 13 मई को, उससे पहले कई कंसाइनमेंट्स थे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, कई ऐसे भी वेट थे जो कि आप वहाँ पे देखेंगे कि जहाज़ पे ऑलरेडी लोड कर दिए गए थे। ऐसे में जिनका पहले से असाइनमेंट क्लियर था, भारत सरकार ने बाद में उनको अलाउ कर दिया कि जहाँ पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है वहाँ पे के लिए उसको भेजा जाए। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि भारत जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है, ऐसा फैसला क्यों ले रहा है। दूसरी बात, यूपी जो हमारे देश का एक राज्य है, वहाँ जो इतना प्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग गेहूँ कि अच्छी खासी आबादी खा सकती है। तो ऐसी स्थिति में भारत को एक्सपोर्ट करने से क्यों बचना चाहिए। कई ऐसे दौर भी आए हैं जब भारत एक बार चावल के उत्पादन में भी आगे था और चावल का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन वैसे ही जैसे आज इसने प्रतिबंध लगाए, उसी प्रकार पहले भी प्रतिबंध लगाया था, जिसके वजह से भारत को की किरकिरी तो हुई ही थी, साथ ही 15 साल तक इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सोचना पड़ रहा था। और ऐसे में दूसरे देश इसका फ़ायदा उठा करके जिन देशों में भारत ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, वहाँ पे अपना बिजनेस शुरू कर दिया, यानी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो भारत को ऐसे फैसले सोच समझ करके लेना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि विश्व के पटल पे हमारी किरकिरी हो। इन सब के बीच में क्या मामला है क्या नहीं है, हम लोग इसको इस एडिटोरियल के माध्यम से समझेंगे कि आखिर भारत ने क्या कदम उठाया है और क्यों उठाया है और इसका क्या परिणाम हो सकता है। साथ ही जब एडिटोरियल ख़त्म हो जाएगा तो 2 कॉमन एरर्स होंगे दैट यू विल हैव टू सोल्व फर्स्ट, देन आफ्टर आई विल टेल यू द आंसर। तो लेट मी स्टार्ट विद the very first heading of this very editorial, and it starts with wheat confusion. wheat you know well, गेहूं के मामले में कन्फ्यूज़न की स्थिति है। भारत आखिर क्यों ऐसा कर रहा है। ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, इस एडिटोरियल में बात करेंगे भारत की एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, आयात या निर्यात। आयात निर्यात, तो निर्यात कहेंगे। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध, यानी भारत का जो निर्यात के ऊपर प्रतिबंध है, किस चीज़ का निर्यात, गेहूं का, उसको लेकर के जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में बातचीत हम लोग करते हैं इस एडिटोरियल में। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है समझते हैं। एप्रीहेंशंस का मतलब होता है आशंका। आशंका ऑफ शॉर्टेज इन इंडिया आर मिसप्लेस्ड एंड गवर्नमेंट मस्ट अलाउ एक्सपोर्ट। कह रहा है कि जो आशंकाएं हैं कि भारत में शॉर्टेज हो जाएगा गेहूं का, वो कोई मायने नहीं रखता है, यानी ऐसा कुछ है ही नहीं है। गलत तरीके से इसको एक्सप्रेस किया गया है। भारत की जो सरकार है उसको अलाउ करना चाहिए एक्सपोर्ट को, ये मिसप्लेस्ड है, यानी सही तरीके से इसको नहीं रखा गया है, आंकड़े को सही तरीके से नहीं रखा गया है। ये संभावनाएं जताई जा रही है कि भारत में शॉर्टेज हो जाएगी गेहूं की, इसको सही से प्रेजेंट नहीं किया गया है, क्योंकि भारत अभी इसमें सक्षम है। ऐसे में भारत सरकार को अलाउ करना चाहिए एक्सपोर्ट को, ये कहना है एडिटोरियल के राइटर का। इंडिया विच सरप्राइज द वर्ल्ड विथ इट्स डिसीजन टू बार व्हीट एक्सपोर्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट। भारत जिसने सरप्राइज कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया पूरे विश्व को अपने डिसीजन के साथ। और डिसीजन क्या था, बार का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लगाना, रेस्ट्रिक्ट करना। तो बार का मतलब रेस्ट्रिक्शन समझिएगा। क्या करके दुनिया को सरप्राइज कर दिया
कि वीट के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा करके विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। इमीडिएट इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? तत्काल से। यानी भारत ने पूरे विश्व को एक तात्कालिक फैसले के तहत, जिसमें कहा गया कि वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया है, इसने पूरे विश्व को सरप्राइज़ कर दिया। इंडिया अपीयर्स टू बी, देखो यहाँ से इंडिया ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और इंडिया का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ है? अपीयर्स है। तो इंडिया अपीयर्स टू बी ऑन द डिफेंसिव नाउ। अब भारत जो है अपने बचाव में आ गया है। ऐसा फैसला जिसके वजह से दुनिया में किरकिरी हो रही थी, उसको लेकर के भारत अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह डिफेंसिव मोड में आ गया है, अपने बचाव में आ गया है। आफ्टर इट्स May 13 अनाउंसमेंट, May 13 को जो अनाउंसमेंट किया था ये, उसके बाद ये डिफेंसिव मोड में आ गया है, यानी बचाव की स्थिति में आ गया है। इनिशियली, शुरुआती तौर पे, द सेंटर हैड अमेंडेड द ऑर्डर। शुरुआती तौर पे जो ऑर्डर दिया गया था बैन का, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। अमेंडेड का मतलब क्या? संशोधित करना। इसमें संशोधन क्या हुआ? बाय allowing export consignments registered in the customs department systems and handed over the examination on or prior to May 13। क्या इसमें सुधार किया कि जो कंसाइनमेंट यानी जो व्यापार करने के लिए जो एग्रीमेंट बना हुआ था, जो रजिस्टर्ड था कस्टम्स डिपार्टमेंट सिस्टम में, उसको जो 13 के पहले था उसको अलाउ कर दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। एड्रेसिंग UN यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन ministerial meeting a few days ago in New York, Minister of State for External Affairs V. Muralidharan emphasized that the restrictions made alliance for countries that had food security needs। यानी एक प्लेटफॉर्म पे UN के ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन प्लेटफॉर्म पे को उसको एड्रेस करते हुए मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क में, वहाँ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं यानी जो राज्य मंत्री हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, जिनका नाम है V. मुरलीधरन, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है उसमें वैसे कंट्री जहाँ पे फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है वहाँ अलाउ कर दिया गया। अ पोजीशन आर्टिकुलेटेड अर्लियर बाय कॉमर्स सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, यानी ये जो स्थिति है वो किसके द्वारा बनाया गया है? वो कॉमर्स सेक्रेटरी जिनका नाम है BVR सुब्रमण्यम के द्वारा। बट मोर देन फार्मर्स, लेकिन इसमें फार्मर्स से ज़्यादा इट इज़ ट्रेडर्स हु स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम द लिमिटेड ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसमें फार्मर्स से ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? ट्रेडर्स मतलब व्यापारी को, क्या करने से? जो लिमिटेड ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन हुआ है, थोड़ा सा राहत दी गई है रेस्ट्रिक्शंस में, जिसकी वजह से किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा? ट्रेडर्स को। फार्मर्स से ज़्यादा ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा। फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से देखें, इंडिकेशन ऑफ मिसमैच इन डिमांड एंड सप्लाई वर एविडेंट। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ऐसा इंडिकेशन देखने को मिला, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो डिमांड है, मांग है, और जो देश में इसकी सप्लाई है, वो दोनों में मिसमैच होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। एविडेंट था यानी स्पष्ट था। एविडेंट का मतलब स्पष्ट। राइजिंग लेवल ऑफ होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन, द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर and a lower opening balance of wheat on April 1, 2022 in the central pool for the public distribution system than a year ago were well known। अब देखिए कैसे आखिर फैसला लेने के पीछे कारण क्या था। तो कहा जा रहा था कि पहली चीज़ एक कि स्टार्टिंग में तो ये देखने को मिली कि डिमांड और सप्लाई मिसमैच कर रहा है, यानी जितनी हमारी डिमांड है गेहूँ की उसके कंपेयर में हमारे पास इसकी उत्पादन उतनी नहीं है। दूसरी तरफ जो होलसेल प्राइस के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और
युद्ध जो चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसका जो इम्पैक्ट है, असर है, जिसके साथ ही लोअर ओपनिंग बैलेंस ऑफ वीट, यानी इस बार शुरुआत में देखें अप्रैल के महीने में जो हमारे उत्पादन या शुरुआती जो वीट का ओपनिंग का मतलब होता है जो शुरुआत में जो पैदावार हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे लेती है, वो कलेक्शन उसके पास भी बहुत कम रहा, जिसकी वजह से कह सकते हैं जो कि भारत सरकार अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पर साल पर ईयर रखती है, तो ये सब चीज़ों में कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से भारत सरकार को लगा कि वीट का उत्पादन कम हुआ है और ऐसे फैसले लेने पड़ गए। आफ्टर सेवरल पार्ट्स ऑफ वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द नॉर्थ एक्सपीरियंस्ड अनयूजुअली वार्म वेदर इन द मार्च अप्रैल, तो कई ऐसे पार्ट हैं वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री जो कि नॉर्थ एरिया खास करके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं उसने एक्सपीरियंस किया क्या कि वार्म वेदर मार्च और अप्रैल में। अ गवर्नमेंट लोअर्ड मार्जिनली अर्ली दिस मंथ द एस्टिमेटेड वीट प्रोड्यूसिंग फ्रॉम 111 यानी 111.32 मिलियन टन्स टू 105 मिलियन टन्स, यानी ये सरकारी आंकड़ा है, कितना अनुमान लगाया गया कि इतनी कमी हो जाएगी। कहाँ पहले हो रहा था 111, अब हो जाएगा 105 मिलियन टन्स। एज़ फॉर इंटरनेशनल फूड प्राइसेस, अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय फूड प्राइसेस की बात करें, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सेड दैट इवन बिफोर द वॉर प्राइसेस हैड रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ड्यू टू मार्केट कंडीशंस एंड द हाई प्राइसेस ऑफ एनर्जी, फर्टिलाइजर्स एंड अदर एग्रीकल्चरल सर्विसेज। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल फूड प्राइसेस की बात हो रही थी, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस जो एग्रीकल्चर वगैरह को देखता है, उसने पहले ही कह दिया था कि युद्ध से पहले ही जो खाद्य पदार्थ हैं, यानी खासकर वीट की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके दाम आसमान पे पहुंच चुके थे, यानी पहले ही ऑल टाइम हाई था। और ये युद्ध की वजह से नहीं, मार्केट के कंडीशंस की वजह से। अब मार्केट कंडीशन में क्यों दाम बढ़ गए, तो बताया गया कि एनर्जी के दाम बढ़ गए, यानी जो पेट्रोल डीजल वगैरह का दाम बढ़ा हुआ है, फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ गए और एग्रीकल्चरल सर्विसेज के दाम बढ़े, जिसके वजह से ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो तो महंगी हो गई। ये कहना है यूनाइटेड नेशंस के फूड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है। बाई May 4, 4 तारीख यानी मई महीने के 4 तारीख तक द सेंट्रल क्लैरिफाइड दैट देयर इज़ नो मूव टू कर्ब वीट एक्सपोर्ट। 13 को ये फैसला लिया, लेकिन उसके पहले 4 मई को इसने अनाउंस किया था कि भारत किसी प्रकार का कर्ब का मतलब क्या होता है, कर्ब का मतलब कंट्रोल होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है। तो रेस्ट्रिक्शन के लिए आपने कई वर्ड्स सीखे, एक तो बार हो गया, एक आप बैन कह सकते हो, एक रेस्ट्रिक्ट कह सकते हो, एक कर्ब मतलब रोक लगाना होता है, ये भी कह सकते हो। तो कर्ब करना, कर्टेल एक वर्ड होता है, CURTAIL, कर्टेल का मतलब होता है कटौती करना, यहाँ पे प्रतिबंध लगाना नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत सरकार 4 मई तक कही थी कि नहीं, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन वीट के एक्सपोर्ट पर नहीं लगाया जाएगा। The reasoning being that this was the opportune moment for exporters to sell in the international market। और इसके पीछे तर्क दिया गया था, भारत सरकार ने May 4 को क्या बोली कि नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध वीट के एक्सपोर्ट में नहीं लगेगा। रीजनिंग दिया गया था, यानी तर्क दिया गया था कि ये सही समय है फॉर एक्सपोर्टर्स टू सेल इन इंटरनेशनल मार्केट एट वीट फ्रॉम अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया वुड बिगिन अराइविंग नेक्स्ट मंथ। कि भारत के लिए एक सही समय है, यानी एक्सपोर्टर्स के लिए सही समय है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में वीट को बेचिए, क्योंकि जो गेहूं है वो अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से अगले महीने आना शुरू होगा, यानी तब तक भारत जो है अपना वीट सप्लाई कर पाएगा। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया अभी 1 महीने के बाद इस फील्ड में आएंगे और भारत के लिए मौका है कि उनके एब्सेंस में वीट को एक्सपोर्ट करें। द हायर प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट कंपेयर टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट वर प्रोजेक्टेड एज फेवरेबल फॉर फार्मर्स। अब क्या हुआ कि जो MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती थी सरकार की तरफ से फार्मर्स को,
उससे ज़्यादा पैसा उसको डोमेस्टिक मार्केट में मिल रहा है, ऐसे ही बेच रहा है फार्मर्स तो उसको मिल जा रहा है। तो इसके लिए इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? फार्मर्स को हो रहा है। तो फार्मर्स जो एमएसपी पे खरीदती थी उससे ज़्यादा दाम में लोग खरीद ले रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, तो फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद हो चुका है। आगे देखते हैं। ऑल्सो जस्ट डेज बिफोर द गवर्नमेंट्स डिसीजन, सरकार के डिसीजन लेने से एक दिन पहले एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाज मेड, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट यानी घोषणा की गई। और घोषणा क्या था? ट्रेड डेलीगेशंस वुड बी सेंट टू कंट्रीज़, यानी ट्रेड मतलब व्यापार, डेलीगेशन का मतलब होता है शिष्टमंडल, यानी व्यापार का शिष्टमंडल उनको भेजा जाएगा कंट्रीज़ में, सच एज मोरक्को, टूनीसिया एंड इंडोनेशिया टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी फॉर व्हीट एक्सपोर्ट। इन देशों में भेजा जाएगा ये पता लगाने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है व्हीट के एक्सपोर्ट का। इन एडिशन टू इजिप्ट, टर्की had given its approval for the import of Indian wheat. An announcement had been made that the current year's target for wheat export had been fixed at 10 million tons. अब देखिए इसके साथ ही इन देशों की तो बात हो गई, मोरक्को, तुनिसिया, वहाँ पे जाकर के एक्सप्लोर किया जाएगा कि कितना वेट यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाए। उसके साथ ही अगर हम लोग देखें इजिप्ट की या फिर टर्की, ये सारे ऑलरेडी अप्रूवल दे चुके हैं कि भारत से ये इंपोर्ट करेंगे इंडियन वेट। और ये भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि इस साल के लिए उनका जो टारगेट है वो 10 मिलियन टन्स है, 3 मिलियन टन्स हायर देन लास्ट ईयर, जो कि 3 मिलियन टन ज़्यादा है पिछले साल के तुलना में। यानी इन देशों से भारत की वेट की डिमांड भी है। अब देखिए, इंडियाज़ डिसीजन हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म, भारत के द्वारा जो फैसला लिया गया था उसकी आलोचना होनी शुरू हो गई। किसके द्वारा आलोचना की गई? G7 कंट्रीज़ हैं उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स के द्वारा, G7 कंट्रीज़ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स के द्वारा। अब हम लोग बात करें G7 कंट्रीज़ हैं कौन कौन, तो G7 कंट्रीज इसमें 7 देश होंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब G7 कंट्रीज़ को याद करने का तरीका है गर्लफ्रेंड GF और जूस JUICE। लेकिन एक आपको याद करने से पहले आपको कंट्रीज़ के नाम भी समझने होंगे, क्योंकि C से चाइना भी होता है, C से कनाडा भी होता है, I से इटली भी होता है, I से इंडिया भी होता है। तो इसको थोड़ा एक बार देखना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसको याद किए थे, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, तो गर्लफ्रेंड जूस याद रखना है। G4 क्या हो गया? जर्मनी। F4 फ्रांस, जर्मनी फ्रांस। J4 जापान, U4 US, I4 इटली और C4 कनाडा एंड E4 इंग्लैंड यानी UK। तो 7 देश कौन कौन हो गए? जर्मनी, फ्रांस, जापान, US, इटली, कनाडा एंड इंग्लैंड। ये सारे देश हैं G7 में, और इन देशों ने भारत की आलोचना करना शुरू, यहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भारत की आलोचना करना शुरू कर दी ऐसे मूव पे। आफ्टर इट्स यू टर्न द गवर्नमेंट शुड नॉट परसिस्ट फॉर टू लॉन्ग विद करेंट पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। भारत के यू टर्न के बाद, यानी पहले बोला कि एकदम नहीं देना है, फिर क्या किया? फिर इसने कहा कि जो पहले से रजिस्टर्ड है 13 मई से पहले उन देशों को भेज दो। तो यू टर्न लेने के बाद अब गवर्नमेंट को ज़्यादा समय तक अपने इस डिसीजन पे अड़े हुए नहीं रहना चाहिए। ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, यानी व्हीट के एक्सपोर्ट के मामले में जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है उसको ज़्यादा समय तक उस बात पे अड़े हुए नहीं रहना चाहिए। एज द मूव सिम्स टू हैव हिट द फार्मर्स, क्योंकि ऐसा कदम जो है वो किसको हिट करेगा? फार्मर्स को। इफ़ रिपोर्ट्स ऑफ अ फॉल इन द प्राइस आर एनी इंडिकेशन, क्योंकि अगर ऐसा रिपोर्ट आता है कि जिससे प्राइस जो है फॉल करेगा तो फार्मर्स को नुकसान हो जाएंगे। लेसन मस्ट बी ग्लेन्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस, जो लेसन है यानी एक लेसन लेना चाहिए
कहाँ, ग्लीन फ्रॉम का मतलब ग्रहण करना चाहिए, जो 15 साल पहले हुआ था उससे भारत को एक सबक लेना चाहिए। 15 साल पहले हुआ क्या था? When India took about 2 years to lift the ban on the export of non-basmati rice। 15 साल पहले की कहानी है कि जब भारत ने 2 साल लगा दिए थे अपने रेस्ट्रिक्शन हटाने में नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाई विच टाइम थाईलैंड एंड वियतनाम हैड मूव्ड इन टू टेक फुल एडवांटेज, जिसका फ़ायदा थाईलैंड और वियतनाम ने पूरी तरह से उठा लिया था। यानी भारत का जो मार्केट था दूसरे देशों में वो तबाह हो गया होगा। एप्रीहेंशंस ऑफ फूड शॉर्टेज आर मिसप्लेस्ड। जो संभावनाएं हैं फूड के शॉर्टेज को, उसको सही तरीके से नहीं पेश किया गया है। एंड द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू लिफ्ट द रेस्ट्रिक्शंस। और सरकार के लिए अच्छा होगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट कर दे, यानी हटा दे, सूनर रादर देन लेटर, पहले ही, जल्दी में ही, इससे पहले कि ज़्यादा समय हो जाए। यानी बाद में करने से अच्छा है कि अभी ही रेस्ट्रिक्शंस को हटा दें। तो आप इसको समझ चुके हैं। अब आपके पास 2 कॉमन एरर्स हैं, आशा है आपसे बनेगा। एप्रीहेंशंस ऑफ अ फूड शॉर्टेज इज़ मिसप्लेस्ड एंड द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू लिफ्ट द रेस्ट्रिक्शंस सूनर रादर देन लेटर। अभी आपके सामने दिख रहा होगा ये, और आप यहाँ से सर्च करके भी इसको बना सकते हैं। एप्रीहेंशंस ऑफ अ फूड शॉर्टेज इज़ मिसप्लेस्ड। अब देखिए इसको समझते हैं क्या मामला है। कहीं भी आप प्रीपोजिशंस देखिएगा, ऑफ लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, तो हम लोग वर्ब जब भी यूज़ करते हैं उसके, यानी ऑफ के पहले, यानी प्रीपोजिशन के पहले जो आ रहा है उसके अनुसार। ऑफ के बाद फूड शॉर्टेज आ रहा है, उसको देख करके लोगों को लगता है कि ये तो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब का यूज़ हम लोग किसके साथ करेंगे, यानी किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एप्रीहेंशंस के साथ, यानी जो ऑफ से पहले आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, इज़ और आर, इज़ हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट की जगह पे स्टूडेंट्स बोल देंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर हो जाएगा, यानी ऑफ के पहले जो आ रहा है उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे एप्रीहेंशंस आ रहा है, प्लूरल है। अब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगना चाहिए, प्लूरल, यानी इज के जगह पे क्या होगा, आर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा कॉमन एरर है, उस पर ध्यान दीजिए। लेसन्स मस्ट बी ग्लीन्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस 15 years ago when India took about 2 years to lift its ban on the export of non-Basanti rice, by which time Thailand and Vietnam had moved into full advantage। इसमें देखिए एरर नहीं है, एरर देने की संभावनाएं कहाँ कहाँ पे हो सकती थी। इंडिया टुक के जगह पे इंडिया टेकन लिख देता, तो भी टू टेक का टुक होता है, यानी अगर एरर देना होता तो मैं क्या करता, टुक को टेकन कर देता। फिर क्या हो सकता था कॉमन एरर, यहाँ पे जो हैड देख रहे हैं यहाँ पे हैव कर दिया जाता, क्योंकि सारा सेंटेंस पास्ट में है, देख लीजिए, तो यहाँ पे हैव कर दिया जाता, ये भी एक आपका कॉमन एरर बन जाता। तो लेकिन इसमें मैंने कुछ किया नहीं चेंज, इसलिए ये इसमें नो एरर है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।